Assalamu alaikum everyone. Hope so you guys are doing very well. Alhamdulillah I'm good. So today I'm going to discuss about कि PMC आपको पता है PMDC इस दफ़ा होगा और उसके अंदर जो अनाउंसमेंट और जो सारी कुरिकुलम आपका पेपर का पैटर्न कैसा होगा, MCQs कितने आएंगे, बायो का कितना पार्ट होगा, आइदर लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व है या नहीं, ये सब कुछ डिस्कस करनी है। और इन द लास्ट कुछ बेसिक बातें भी डिस्कस करनी है अबाउट दी MD-CAT जो कि एक बच्चे को पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपका पेपर लेगा इस दफ़ा दिस इज़ अ PMTC नॉट अ PMC, पहले इस चीज़ को क्लियर कर लें। और जो सब्जेक्ट आपके कितने सब्जेक्ट्स का पेपर होगा, तो यू गाइज हैव 5 सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एज वेल। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे आइदर लॉजिकल रीजनिंग इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन इट और नॉट। येस, यू गाइज हैव द पेपर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एज वेल इन एग्ज़ाम और इंग्लिश भी। इसके बाद चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि इन लोगों ने सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। दिस इज़ वेरी इजी, लाइक बायोलॉजी का पोर्शन इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री का है, फिज़िक्स का है, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर से आपका पेपर बन के आएगा। और PMDC के पास ये PMDC यूनिफॉर्म एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि आप सबका एडमिशन जो है, आप सबका जो पेपर है वो एक ही बन के आएगा। नो, इसका ये मतलब है कि ये प्रोविंशियल होगा, लेकिन सबका एडमिशन टेस्ट जो है ना वो एक जैसा ही होगा, उसके अपने अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स। लाइक अगर आपका बुक जो है वो STB की है तो आपका STB से ही पेपर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका पेपर जो है वो PTB से आ जाए। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, हर किसी का टास्क लेवल सेम होगा हर कैंडिडेट का। इसके अलावा आपका लेवल ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम होगा। और आपका जो एक MD-CAT सिलेबस है, दिस इज़ बेसिकली दे डिज़ाइन है MD-CAT सिलेबस जिसके अंदर इन्होंने एवेल्यूएट किया हुआ है कितने % हार्ड MCQs आएंगे, कैसे आएंगे MCQs। तो देखिए आपके जो MCQs होंगे ना उसके अंदर बहुत सारा पोर्शन इन्वॉल्व होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग है, बहुत सारी नॉलेज होगी और सोशल कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, ठीक है। और मल्टीपल चॉइसेस होंगे आपके पास, पेपर जो है ना वो मल्टीपल चॉइसेस। और एक और बात याद रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया, इसका मतलब देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन एग्ज़ाम। तो इस चीज़ से तो आप लोग बिल्कुल वो हो जाएं कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होगी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड वेटेज और डिफ़िकल्टी लेवल कितना होगा। बेसिकली आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ MCQs होंगे वो 200 होंगे, ओनली 200, नॉट 210 जैसे पहले 210 था। तो इस तरह नहीं होगा, इस दफ़ा 200 MCQs होंगे और आपको 3.5 आवर्स यानी कितने मिनट आपके पास होंगे, 3.5 आवर्स होंगे आपके पास। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड, लाइक आपके पास अप्रॉक्स मोर देन आपके पास 210 मिनट्स होंगे, ठीक है। तो 200 MCQs के लिए 3.5 आवर इज़ इनफ। 3.5 आवर का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट एंड 30 मिनट। तो आपके पास टोटल 210 हो गए, ठीक है। 210 मिनट्स और 200 MCQs के लिए बहुत इनफ है। जो 10 मिनट्स होंगे ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगी कि पेपर को किस तरह से सॉल्व करते हैं और क्या टेक्निक होती है, किस तरह से जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते उन्हें कैसे टैकल करना है, बिकॉज ये इस तरह की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाउ पेपर क्या होगा, MCQs बेस्ड होगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे, चूज़ द बेस्ट, आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना होगा। आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे MBBS के लिए वो आपके पास 65% होंगे और डेंटल के लिए जो है वो 55%, यानी आपके MD-CAT में अगर 65% से कम मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द प्राइवेट और द गवर्नमेंट वन। और अगर आपके 55% से कम आ रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द BDS एज वेल। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बड़ी बड़ी इन्होंने लिख दी है ताकि आपको पता चल जाए। इसके अलावा एक और बात बता देती हूँ, वो बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं वो कुछ मुझे कह रहे होते हैं कि आपके मार्क्स उनके डिडक्ट होंगे। नो, देयर मार्क्स आर नॉट गोना बी डिडक्टेड। तो आप लोग इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं, योर मार्क्स आर सेफ, आपका कोई एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। स्पेसिफिकली वो बच्चे जो रिपीटर्स हैं कहते हैं कि हम 3rd टाइम रिपीट कर रहे हैं, 2nd टाइम कर रहे हैं, तो हमारे फर्स्ट ईयर के या किसी भी कोई भी मार्क्स, किसी किस्म का कोई एक मार्क्स भी नहीं कटता। तो इस चीज़ से आप लोग बेचिंता हो जाएं। अब एक और बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने टोटल वेटेज है MCQs के, कितने MCQs आएंगे। आपके पास नंबर ऑफ़ MCQs जो आते हैं बायोलॉजी के अंदर वो 68 होंगे, यानी सबसे ज़्यादा जो आते हैं ना वो 68%, यानी बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है आपके पूरे पेपर में सबसे हाईएस्ट वेटेज जो है ना वो बायो। इसका मतलब है बायो आप में
हमेशा फ़र्स्ट प्रायोरिटी में रखनी है, या पढ़ने के अकॉर्डिंग भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में ही रखनी है, क्योंकि बायोलॉजी के ज़्यादा मार्क्स इंक्लूडेड हैं। देन वी हैव केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, दोनों देखें साइड बाय साइड हैं, दोनों सेम हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चों के लिए फ़िज़िक्स मुश्किल होती है न्यूमेरिकल्स, तो वैसे हम लोगों की जो बीमेड है उसमें हर चीज़ बहुत बहुत आसान करके बताई हुई है। और बैच डी की रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी 5 जुलाई तक मैंने कर दी है। तो यू गाइस कैन एनरोल योर सेल्फ इन बैच डी, जो कि ऑलरेडी दिस इज़ द लास्ट बैच ऑफ द बीमेड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। उसके अंदर हमने हर चीज़ बहुत क्लियरली चीज़ें समझाई हुई बीमेड में, एंड वी हैव अ डिफरेंट टीचर्स हु कैन टीच यू द बेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्फ। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल एंड फॉर स्टूडेंट्स। सो आपके पास 54 जो है वो MCQs होते हैं फॉर केमिस्ट्री, 54 होते हैं फिज़िक्स के लिए। ये जो है ना ये परसेंटेज लिखी हुई है, इसको आप छोड़ दें। आपके पास इंग्लिश में 18 क्वेश्चन होंगे। अगर बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को निगलेक्ट करते हैं, इंग्लिश के लिए मैंने बीमेड में एक जूम मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ की थी, ताकि बच्चों को मैं बता सकूं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट इन MD-CAT। तो इफ़ यू आर इन अ बीमेड तो डोंट वरी अबाउट इट, हम सब चीज़ें क्लियरली पढ़ेंगे अबाउट एवरीथिंग। अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग, इसका सिर्फ 6 मार्क्स इन्वॉल्व है, सिर्फ 6। तो मैं आपको इसके लिए सजेशन दूंगी कि हाउ टू कवर अप द लॉजिकल रीजनिंग। और इंशाल्लाह मैं जूम मीटिंग करूंगी अपने बीमेड के स्टूडेंट के साथ, तो यू विल नो कि लॉजिकल रीजनिंग को किस तरह से कवर अप करना है, कौन कौन से टॉपिक और इंग्लिश के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर अप करने हैं। ये मैंने अपने बीमेड के बच्चों के साथ जूम में मीटिंग में क्लियर कर लिया था। अब बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल। हमारे पास 20% पूरे MD-CAT के इसमें से 20% जो क्वेश्चन होंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल, इंग्लिश सबको मिलाकर 20% आपके पास आसान होगा फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी रखेंगे। ठीक है, ईजी परसेंट इनका 20 है, मॉडरेट इनका 60% एंड डिफ़िकल्टीज 20%। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सारे बच्चे ईजी परसेंट भी सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि ये ईजी है, सबके लिए ही आसान है। फिर मॉडरेट की बात आती है, तो मॉडरेट में कोई ना कोई बच्चा, कुछ बच्चे 50% कर लेते हैं अचीव, कुछ बच्चे 40% करते हैं, और वो बच्चे जो 60% अचीव कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, 60% अचीव कर लिया मॉडरेट में भी। अब जो हार्ड का लेवल है, ये दिस हार्ड वन इज़ गोना डिसाइड योर मेरिट इन द गवर्नमेंट। इफ़ यू वांट टू इनरोल योर सेल्फ इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, देन इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू गेट इन टू इट इफ़ यू हैव 40% इन द मॉडरेट और 50% इन द मॉडरेट। तो अपने माइंड में ये बात रखें कि अगर आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो जो हार्ड का लेवल के क्वेश्चन है ना, दे आर गोना डिसाइड योर मेरिट। क्योंकि हार्ड लेवल में बच्चे रह जाते हैं, उनको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो उसमें बच्चे मार खाते हैं, और उसके अंदर ही फिर मेरिट डिसाइड होता है कि बच्चे का एक एक मार्क्स जो है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 20% जो हार्ड है, इसको भी आपने निगलेक्ट नहीं करना, ये सोच के कि अगर हम 80% अचीव कर लेते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इवन ईजी में भी आप 80% अचीव कर सको, नॉट पॉसिबल। तो बेटर इफ़ यू विल थिंक लाइक दैट कि अगर आप 70% इसमें अचीव कर लोगे और ये हार्ड का 15% अचीव कर लोगे, या 75 इधर से अचीव करोगे, 15% इधर, आपका मेरिट कन्फर्म्ड। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू थिंकिंग फॉर द ईजी, मॉडरेट एंड हार्ड। ईजी क्वेश्चन वो होते हैं जो रिकॉल क्वेश्चन होते हैं। रिकॉल का मतलब क्या होता है, ये आगे समझाती हूँ। इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री 70% वुड बी रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, वो क्वेश्चन जो बार बार आपको बताए जा रहे होते हैं। लाइक अगर आपके पास, आपको पता है कि ब्रेन में कितना वाटर है, आपको पता है कि ब्लड का pH कितना होता है, ठीक है, तो आपको ये सारी, आप जैसे ब्लड का pH कुछ लोग 7.4 लिख देते हैं, तो इट्स रॉन्ग। इवन आपका पॉइंट भी मैटर करता है, बिकॉज दैट्स रिकॉल अ क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कितना इसका pH है, बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट्स में भी पता होना चाहिए। ये एक रिकॉल का क्वेश्चन है, यानी रटा रटाया क्वेश्चन इज कॉल्ड एज रिकॉल। अब जो 30% आएगा ना, वो आपका होगा माइंड के क्वेश्चन, वो आपके साथ खेलेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ 70% गेन नहीं करना, आपको उसमें 30% में से एटलीस्ट 20% भी गेन करना है। तो ये कॉन्सेप्ट रखेंगे तभी आपका एक बेस्ट, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी सेक्शंस। वी हैव अ बायोलॉजी सेक्शन, इन्होंने कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं। एक बात मैं बता दूं, अच्छा बीमेड में हमने हर चैप्टर कवर अप किया है, हर एक एक चीज़ कवर अप कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने जो कंटेंट्स में दिया हुआ है, सारे जो इंडेक्स दिया हुआ है इन्होंने, ये चैप्टर तो कन्फर्म्ड आपने करने हैं। ये चैप्टर तो आपने स्किप कर नहीं सकते, देयर इज़ नो ऑप्शन टू स्किप एनी ऑफ देम चैप्टर। लेकिन इसके अलावा एक और बात, इसके अंदर टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं, हर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर चैप्टर के टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ये टॉपिक्स कवर करने हैं। इनके अलावा भी अगर ये चैप्टर का नाम लिख दिया ना, इसका नाम ही काफ़ी है, तो इसको पूरा पढ़ना है, पूरा थॉरोली पढ़ें, चाहे टॉपिक इंक्लूड है कि नहीं। लेकिन जो टॉपिक हैं उनको भी देखें
कि आइदर ये टॉपिक आपका कवर हुआ है कि नहीं, और कुछ टॉपिक इसमें नहीं लिखे हुए हैं, लाइक आपकी बुक में नहीं है, तो यू हैव टू गो फॉर द FTB। अब वो बच्चे जो उसको निगलेक्ट कर लेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो ये आपके लिए एक तरह से बुरा हो सकता है, तो ऐसे नहीं करें। आपने इसके सब टॉपिक्स, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी देखने हैं, लेकिन अगर इन्होंने चैप्टर का नाम लिखा है, पहले बायो एनर्जेटिक का चैप्टर करें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखें। पूरे ऑब्जेक्टिव्स देखने के बाद जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव्स देखें, अपने आप को आंसर करें, जो आंसर नहीं कर पा रहे अगैन गो टू द बुक, और आप इसके अंदर सब टॉपिक्स देखें आइदर ये सब कवर हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो ओपन द FTB बुक एज़ वेल, और FTB के लास्ट के MCQs तो ज़रूर सॉल्व किया करें, कुछ ना करें लास्ट की करें। बाकी हमने ये सारे चीज़ें कवर अप करी हैं, बैच हमारे BMed में कर रहे हैं, लाइक अभी भी कवर कर रहे हैं ये चीज़ें। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के भी सेम है, बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपके पास। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 19 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर से मैंने जो है वो BMed के अंदर ऑर्गेनिक करके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से ये सारे चैप्टर कवर अप करवाए हैं। ये सारे चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं, और लाइक बहुत सारे, और बाकी सिर्फ कुछ चैप्टर्स रह गए जो कि हमारे हम लोग उनको अलग अलग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। बाकी हमने ऑर्गेनिक इसलिए किया ताकि हम FTB, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक सीरीज़ के अंदर FTB STB दोनों को मिला के कराया है, तो बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड हुए हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये सारा तो हो गया, इसके अंदर भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने पढ़ने हैं इन सबको भी। एक भी चीज़, एक भी टॉपिक आपके सिलेबस से स्किप नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ उन्होंने दी है ना तो उसको करनी है। अब आपके पास आ रहा है फिज़िक्स। फिज़िक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप उन सब चैप्टर्स को देख लें। वी हैव 13 चैप्टर्स देयर, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो है ना इन्होंने अलग अलग करके लिखे हुए हैं, तो आपने ये FTB की बुक को साथ लेके पढ़ना है फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास नहीं है, टॉपिक इन्वॉल्व नहीं, STB में नहीं लिखी हुई, बट वो आपने कवर अप करना है। तो अगर आप BMed में तो आपको टेंशन की बात नहीं है, बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द BMed तो वैसे आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि लास्ट बैच इज़ टिल 5 जुलाई। आप लोग कर सकते हो, और अगर करना चाहो तो यू गाइज कैन टेक्स्ट मी हेयर इन दिस नंबर, दिस इज़ माई ओन नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। ठीक है, दिस इज़ द आप लोगों को अगर बैच D बाय BMed में इनरोल करना है, जहाँ पर हम लोग हर चीज़ कवर अप कर रहे हैं, और बजट जो है वो 3500 फॉर द फुल कोर्स, 3500 है सिर्फ, और वो भी पूरे कोर्स के लिए। आपको पूरा कोर्स उसमें पढ़ाया जाएगा, इंक्लूडिंग योर टेस्ट सीरीज़, टेस्ट वगैरह भी हैं, ऑर्गेनिक सीरीज़ है, आपके पास जूम मीटिंग्स हैं, और आपके पास जो भी डिफ़िकल्टी की चीज़ें आती हैं वो मैं कवर कर रही होती हूँ। गाइडेंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। टाइम टेबल, अगर किसी को कुछ भी मुझसे पूछना होता है मैं उसे पर्सनली गाइड कर रही होती हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइड किया है। तो दोज हु एवर वांट्स टू एनरोल देमसेल्फ कैन गेट इनटू द BMed। एक बात बताऊँ, लाइक पर्सनली, BMed is something all the doctors are teaching there. We doctors want to create the future doctors. आपके पास फिज़िक्स के और टीचर्स हैं, they are from 4th year, कुछ आपके फर्स्ट ईयर से हैं, कुछ आपके सेकेंड ईयर से टीचर्स हैं। दे ऑल आर एक्सपीरियंस, वो सिचुएशन से गुजर चुके हैं, तो दे हैव द एक्सपीरियंस कि किस तरह से बच्चों को टैकल करना है, किस तरह वो हार्ड डिफ़िकल्टी लेवल को हमने टैकल करना है। तो उनसे बेस्ट आपको कोई गाइडेंस नहीं दे सकता। दैट्स वाई हु एवर वॉन्ट्स टू एनरोल देमसेल्फ इन अ BMed बैच D, तो यू गाइज कैन एनरोल योर सेल्फ बिफोर 5 जुलाई। 5 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, एंड उसके बाद मैं किसी को भी ऐड नहीं करूँगी। ठीक है, आपके पास ये फिज़िक्स के सारे सब टॉपिक्स वगैरह लिखे हैं, तो यहाँ पर आपके पास PMC की हर बात क्लियर हो जाती है। अब अगर बात करें इंग्लिश की वैसे मैं BMed को पर्सनली सारा गाइड कर चुकी हूँ। BMed बैच D को करना रहता है तो वो मैं जूम पे इंशाल्लाह करूँगी। बाकी जो है इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, आपको जो भी इसके अंदर दिया हुआ है वो सब कवर अप करनी है चीज़ें। लॉजिकल रीजनिंग को इतना ज़्यादा सर पे सवार मत कर लीजिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा डाउन भी नहीं कर लिएगा। इसके MCQs की प्रैक्टिस करिएगा। MCQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी हो। MCQs प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा करके नहीं। इससे ज़्यादा रेशियो किसका है? इंग्लिश का है। लॉजिकल रीजनिंग को टाइम दें, अगर देना चाहते हैं तो लाइफ के 20 मिनट्स अपने दिन में उसको दे दें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 घंटे बैठ के लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं और बायो को, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को इग्नोर करें। नो, डोंट हैव टू डू लाइक दैट। इसके अलावा एवरीवन ईद मुबारक। इसके अलावा कुछ भी किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो, कुछ भी, यू गाइस कैन आस्क मी। कभी भी कुछ पूछना हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। मैं कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और रिस्पॉन्स भी देती हूँ। इसके अलावा भी कुछ किसी से कोई गाइडेंस चाहिए, मुझसे कोई गाइडेंस आपको अगर चाहिए हो तो यू कैन आस्क। बैच D की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट इज़ 5 जुलाई। मैं चाहती हूँ, बैच D ऑलरेडी फुल है बट स्टिल आई एम वेटिंग वो लोग जो कि इनरोल करना चाहते हैं, हु वांट्स देम टू बी इन इट।
तो मैं चाहती हूँ कि मैं मैक्सिमम पॉसिबल बच्चे अपने पास से डॉक्टर्स बनाकर निकालें, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं और वो 2 मंथ्स गोना डिसाइड योर फुल फ्यूचर। तो आई थिंक अपने उन 2 मंथ्स को यूटिलाइज़ करें, बजाय वेस्ट करने के, ये सोचने के कि आइदर दिस कोचिंग इज़ बेस्ट और नॉट। उसको यूटिलाइज़ करें। गुड सोर्स है, अब वो गुड सोर्स कहाँ से आएगा? गुड टीचर, गुड गाइडेंस। बीमेड इज़ प्रोवाइडिंग यू ऑल दोज थिंग्स जो कि एक बच्चे को नीड होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी पीएमसी का सिलेबस, पैटर्न एंड वट एवर एवरीथिंग। मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।